नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एनेक्सी भवन में जिले में सांसद और विधायकों के बीच चल रहे विवाद को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने जिले के विकास को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई अच्छे से लड़ी जा रही है। आगे उन्होंने कहा, जो विषाणु रहित बीमारियां हैं, हम इन सब से निपटने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। यहां पर 2004-05 में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन केवल जापानी इंसेफ्लाइटिस के हुआ। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए आज तक कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं बनी, लेकिन मस्तिष्क ज्वर के दोनों वायरस को नियंत्रित करने में जो हमें सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई वह हुई स्वच्छ भारत मिशन के कारण। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था, जिसमें स्वच्छता के प्रति आम जन को जागरूक करने के साथ ही हर उस परिवार में जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय देने का कार्य किया। आप याद करिए, आज से 5 साल पहले गांव में व्यक्ति पैदल नहीं घुस सकता था, जगह जगह गंदगी मिलती थी, बदबू थी, और केवल ये बदबू वहीं के वातावरण को खराब नहीं करती थी, जन स्वास्थ्य को व्यापक प्रभावित करती थी। दूसरा, खुले में शौच नारी गरिमा के प्रतिकूल भी था, लेकिन आज स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम किस रूप में सामने आया। अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के दौरान 3 करोड़ से अधिक टॉयलेट बने, और इसमें पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय बनाने का काम हुआ है। प्रत्येक उस परिवार को देने का कार्य हुआ जिसके पास शौचालय नहीं, और यहीं से प्रारंभ होती है इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई। तो मजबूत लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और वही आंकड़े आज लेकर के मैं आपके पास आया हूं कि ये मीडिया के संज्ञान में भी आना चाहिए कि वास्तव में एक एकेडमिक जो 40 वर्षों से प्रतिवर्ष 1000, 1200, 1500 बच्चों को समय निकल रही है। अगर हम लोग एक मिशन मोड में कार्य दे रहे हैं, उसका कैसे उन्मूलन किया जा सकता है, इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई उसका एक उदाहरण है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा कारगर उपाय उसमें स्वच्छ भारत मिशन का रहा। इसके साथ ही हम लोगों ने 2017 में स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में एक अंतर विभागीय समन्वय का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हमने इस लड़ाई को प्रारंभ किया। नगर विकास और ग्रामीण विकास, पंचायती राज को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य की जागरूकता के साथ साथ निचले स्तर पर यानी पीएससी स्तर पर, सीएससी स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को प्राप्त हो सके, इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया गया, और इनकी सबकी स्थापना वहां पर कराई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जहां पर ज्यादा केसेस थे वहां पर मिनी पीको की भी स्थापना की गई, पीडियाट्रिक्स की आईसीयू की स्थापना की गई। गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड का आईसीयू बनाया गया। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया गया, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई, अवेयरनेस के कार्यक्रम चले, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चले, महिला और बाल विकास के द्वारा व्यापक पैमाने पर पुष्टाहार के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक
उन लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम वहां बेसिक शिक्षा विभाग ने अवेयरनेस के कार्यक्रम प्रारंभ किए और आज उसका परिणाम था कि हम लोगों ने बीमारी और मौत के ऊपर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। योगी सरकार पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है और सूत्रों की माने तो 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ऐसा फैसला ले सकती है। तो अब पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल 2021 में होंगे और कोरोना के चलते तय समय पर पूरी नहीं हुई चुनाव की तैयारियां। इसके अलावा पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव ला सकती है योगी सरकार और अगले सत्र में पेश होगा पंचायती राज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक। पंचायत चुनाव से पहले नया कानून लागू करेगी योगी सरकार। तो 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। इसके अलावा महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास योग्यता होगी। जिला पंचायत के लिए महिला आरक्षित वर्ग को 10वीं पास होना जरूरी होगा। साथ ही 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार यह बड़ा फैसला ले सकती है। 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे। उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय होगी। साथ ही क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 3.5 साल से सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नए शगुफे छोड़ती रहती है, करना कुछ नहीं है। 3.5 साल हो गए, उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, कोरोना काल से लोग परेशान हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ देती है। 3.5 साल में आज तक सिर्फ जो समाजवादी काम करके गए थे उसी का फीता काट रही है। कब काम करेगी? 2022 में बाईसाइकिल आ जाएगी, फिर क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? इसलिए एकाध कुछ काम कर लो और ये नए शगुफे छोड़ने बंद करो। जो काम जनता ने जिसके लिए आपको चुना है वो जनता के असली मुद्दे पे काम कीजिए, वरना 2022 में तो बाईसाइकिल तो आ ही रही है, फिर कोई बात नहीं। जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पंचायत राज चुनाव में 2 से अधिक बच्चों के जो माता पिता हैं उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाएगी और शैक्षिक योग्यता की न्यूनतम योग्यता भी तय की जा रही है कि कम से कम इंटर पास या स्नातक पास लोग ही पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में काम कर रही है। परिवार नियोजन एक बहुत अच्छी सोच थी। 1974 में जब कांग्रेस पार्टी इसे लेकर के आई तब इसी भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पार्टी जनसंघ थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनता के बीच में नारा लगाती थी कि जिसके बच्चे हों 10-20 उसका भला करें जगदीश। उस समय अगर इंदिरा गांधी जी के इस परिवार नियोजन की परिकल्पना को देश ने स्वीकार किया होता तो आज 50 करोड़ देश की आबादी कम होती और भारत एक विकसित राष्ट्र होता। और आज अचानक पंचायत चुनाव के ठीक पहले बगैर किसी तैयारी के ये प्रस्ताव लाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की एक साजिश है जिसका कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती। देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू है, सबको इस नीति का पालन करना चाहिए। हम दो हमारे दो का स्लोगन तो सभी ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में 2 बच्चों के फार्मूले पे चर्चा हो रही है। प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया है, वहां विचाराधीन है और अगर ये योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से इस फार्मूले को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। चूंकि बढ़ती हुई जनसंख्या सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी प्रकार की योजनाओं पर, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर भारी पड़ रही है।
यूपी में कोरोना और बाढ़ को लेकर योगी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। सीएम योगी लगातार बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसे लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सरकार की तरफ से किए जा रहे काम की जानकारी दी। इसके अलावा कोरोना को लेकर भी बताया कि प्रदेश में क्या कुछ हालात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गोरखपुर मंडल का रिव्यू लिया है। आज वहां पर पूरे मंडल की समीक्षा भी की है और उन्होंने वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बैठक की है। आज जो प्रोग्रेस है हमारे पास गृह भाग के अनुसार 2,10,376 एफआईआर हुई हैं, 3,36,686 लोग नामजद किए गए हैं, 1,38,85,136 वाहन चेक करके 70,186 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग में 71.39 करोड़ रुपया चालान किया गया है। आवश्यक सेवाओं के लिए 4,33,479 वाहन के परमिट जारी किए गए हैं। इसी एक्ट में 858 एफआईआर दर्ज करके 1,161 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और 398 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फेक न्यूज के मामले में 2,395 मामले दर्ज किए गए हैं। 30 अगस्त को यानी कल और आज में 10 मामले, जिसमें 6 ट्विटर के और फेसबुक के 4 मामले टेकअप किए गए। कंटेनमेंट जोन अब कुल मिला के 16,461 हो गए हैं। 12,005 थानों में 14,75,000 मकान हैं और 85,22,000 से अधिक लोग इनमें रह रहे हैं। पॉजिटिव्स की संख्या कंटेनमेंट जोन में 40,658 है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 30,672 लोग हैं। जो हॉटस्पॉट्स की डिलीवरी की व्यवस्था है वो निरंतर की जा रही है और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जो अभी तक कार्रवाई धारा 188 के अंदर की गई है उसमें अच्छी कार्रवाई गोरखपुर जोन में 97,000 से अधिक मामले किए गए हैं। 32,000 मामले वाराणसी जोन में हैं। काफी संख्या में अन्य जोन्स में भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ जो अभी कंटेनमेंट जोन में प्राप्त सूचना है उसके अनुसार जो जनपद जहां पर कंटेनमेंट जोन ज्यादा है वो है प्रयागराज, बाराबंकी, कानपुर नगर, वाराणसी, लखनऊ और इसके साथ साथ जो है गोरखपुर में और बलिया में कंटेनमेंट जोन की संख्या ज्यादा है, जिनको अब विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बाढ़ के संदर्भ में बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निरंतर बाढ़ पर निगरानी रखते हुए, बंदों की निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ राहत के लिए 24/7 कंट्रोल रूम आपदा प्रबंधन का खुला हुआ है। कई जनप्रतिनिधियों द्वारा फील्ड में जाकर खाद्य सामग्री, राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कल की सूचना है कि जनपद खीरी के माननीय सांसद और वहां के श्री अजय मिश्रा जी और वहां के विधायक योगेश वर्मा जी बाढ़ क्षेत्रों में स्वयं गए और उन्होंने राहत सामग्री का वितरण किया। इसी तरह हर क्षेत्र में, हर जनपद में जहां भी बाढ़ है वहां के जनप्रतिनिधि खुद स्वयं जाकर मौके पर जो है बाढ़ सामग्री का, राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बाढ़ में अब तक 16 जनपद प्रभावित हैं। अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद,
गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर तथा सीतापुर 690 गांव बाढ़ में प्रभावित हैं। 299 गांव अब केवल मैरूंड हैं और जलमग्न हैं। ये संख्या घट रही है। जो जलस्तर है खतरे का, उसमें भी अब नीचे घटने का, जलस्तर घटने का जो है इसकी सूचना मिली है। लेकिन पलिया कला में शारदा नदी जो है अभी भी खतरे के निशान से 0.17 मीटर ऊपर है। सरयू यानी घाघरा नदी एल्गिन बाराबंकी में खतरे के निशान जो है 106.176 मीटर से 0.196 मीटर ऊपर है। अयोध्या में भी 0.14 मीटर ऊपर है और तुर्तीपार बलिया में भी खतरे के निशान से 0.27 मीटर यानी 27 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,233 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 54,666 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 1,67,543 है। इस प्रकार कुल 74.25% का रिकवरी रेट चल रहा है। संक्रमित व्यक्तियों में से 3,423 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट इस समय घटकर के 1.51% हो गया है। कल प्रदेश में 1,39,454 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के प्रदेश में 54,90,354 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट इस महीने का, अगस्त के माह में प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 4.7% रहा है। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी इस महीने में जिन जनपदों में देखी गई उनमें कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर हैं और जिनमें इस महीने में सबसे कम पॉजिटिविटी देखी गई है वो बागपत, महोबा, हाथरस, संभल और हमीरपुर हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 3,046 पूल लगाए गए थे और 244 पूल्स में पॉजिटिविटी देखी गई थी। 10-10 सैंपल के 315 पूल लगाए गए और 28 पूल में पॉजिटिविटी देखी गई। जो कुल 54,666 लोग इस समय एक्टिव इन्फेक्शन में हैं, उनमें से 27,364 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प लेकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अर्थात 50% से कुछ अधिक लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं। चूंकि लगातार लोग होम आइसोलेशन का विकल्प चुन रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये बार बार अनुरोध कर रहा हूं, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। हमारी टीमें जो हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहां से भी आपको फोन किया जाता है, आपको सीएम हेल्पलाइन से भी फोन किया जाता है। लेकिन आप अपने पास थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखिए और अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आपको फीवर आता है या आपको लगातार खांसी आनी शुरू होती है या आपकी सांस फूलती है या जो आप पल्स ऑक्सीमीटर से जब आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जांच करते हैं अपनी उंगली को उसके पीछे रख के, और अगर वो 94% या उससे कम हो रहा है तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लीजिए।
वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के छात्र अपनी कई मांगों को लेकर 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन के जरिए शिक्षा समिति में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नामित किया गया है, जिसकी सभी छात्र निंदा करते हैं और प्रशासन से तुरंत उनको हटाने की मांग करते हैं। वहीं राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी उचित कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। आज देश में उसकी ख्याति है, हमसे पीछे का डेवलप। कॉलेज बनारस में ही नहीं, पूरे पूर्वांचल का, पूरे उत्तर प्रदेश का एक शान है, जहां से पढ़ करके देश में अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ के छात्र राष्ट्र की, समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज में छात्रों का निर्माण करके यह कॉलेज एक इतिहास बनाया हुआ है। इस कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारी, पुराने छात्र, तमाम लोग आज धरने में बैठे हुए हैं 3 दिन से। ये जानकारी हमको जब हुआ तो मैं यहाँ के मौके पर के क्या इनको दिक्कत है, क्या समाधान हो सकता है, मैं इनके साथ में आया। इनकी बातों को हमने सुना और सुनने के बाद जिस बात को इन छात्रों ने बताया है, छात्रों ने बताया है कि प्रबंधन समिति में दुरुपयोग करते हुए, उसके नियमावली बदलते हुए कोई तथा कथित कुछ लोग उसमें जबरी कब्जा कर लिए हैं। मुख्यमंत्री जी इस मामले का पूर्ण रूप से संज्ञान ले चुके हैं। सारे कागजात उनको उपलब्ध करा दिया गया है, आप लोग जो दिए थे, और इस पे त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने जांच कमेटी का वो निर्माण करेंगे और जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनका यहाँ से सफाया किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शा पास होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामनामा में लपेटकर राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ जमीन पर होने वाले निर्माण कार्य का नक्शा और दूसरे कागजात अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंप दिए हैं। दूसरी तरफ फाउंडेशन बनाए जाने की भी तैयारी तेज कर दी गई है। फाउंडेशन के जरिए आसपास के जर्जर इमारतों को गिराया जा रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर के नक्शे को विकास प्राधिकरण से स्वीकृति के लिए अपने अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आज डॉक्टर अनिल जी मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, उनकी ओर से विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विकास प्राधिकरण के सचिव को सौंप दिया गया है। शेष आगे की प्रक्रिया वैधानिक रूप से जैसा होगी उन पर निर्भर करेगा। परिसर में जो काम हो रहा है वो काम अलग है, उसका नक्शे से कोई संबंध नहीं है। नक्शा और वो काम का कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों काम ठीक समय से चल रहे हैं। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण होना है। बोर्ड के मस्जिद और अन्य भवनों के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम से ट्रस्ट का गठन किया है। ट्रस्ट ने अपने बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जहां आज बैंक खाते की डिटेल्स जारी कर दी गई। मस्जिद निर्माण के लिए अलग और अस्पताल, लाइब्रेरी, शोध संस्थान, कम्युनिटी किचन के लिए अलग बैंक खाता खोला गया है। तो धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण की जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी की है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के नाम से एक खाता खुला है। और एक तरफ सूबे की योगी सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, वहीं सरकार के अधिकारी ही सड़क पर खुलेआम रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला चित्रकूट के राजापुर तहसील क्षेत्र से सामने आया। भ्रष्टाचार में लिप्त राजापुर तहसीलदार का ट्रक से अवैध वसूली का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में तहसीलदार अपने ड्राइवर और अपने होमगार्ड के साथ सड़क पर अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं।
तो यूपी में आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और सभी पार्टियां संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारियां दे रही हैं। इसे लेकर आज समाजवादी पार्टी ने भी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, समाजवादी लोहिया वाहिनी और समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। तो संगठन को मजबूत करने में समाजवादी पार्टी जुटी है, चूंकि 2022 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछती हुई नजर आ रही है और उसी की तैयारियों में हर दल लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि कैसे सत्ता में वापस आया जाए, उसके लिए जरूरी है संगठन को मजबूत करना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।